हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा जीके का नेक्स्ट अगला टॉपिक हरियाणा में कृषि। हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे हरियाणा में कितना एरिया कृषि करने के लायक है, कितने लोग इसमें लगे हुए हैं, कौन कौन सी फसलें हरियाणा में मुख्य रूप से बोई जाती हैं और हरियाणा किस किस फल और किस किस फसलों के लिए प्रसिद्ध है। इस बारे में हम सारी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। आइए, हरियाणा में कृषि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सभी डिटेल्स लिखी हुई हैं। हम आपको एक्सप्लेन करके समझाने का प्रयास करते हैं। हरियाणा में लगभग 80% भूमि कृषि करने योग्य है और हरियाणा के 70% लोग लगभग कृषि के कार्यों में लगे हुए हैं। गेहूं की टोकरी अपने हरियाणा को कहा जाता है। इसे कहा जाता है गेहूं टोकरी अपने हरियाणा को। और धान का कटोरा आपको पता है करनाल को कहा जाता है, करनाल को। और संयुक्त रूप से धान का कटोरा इसको कहते हैं, आप देख पा रहे हैं, करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र, जींद, इन चारों को मिलाकर संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है। इसके लिए आप ट्रिक देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा है, दिल में 3 कटोरे। आप याद कर सकते हो, ये आपकी ट्रिक है। दिल में 3 कटोरे। दिल से मतलब है यहाँ पर जींद, जिसे हम हरियाणा का हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं। हरियाणा का दिल में 3 कटोरे। और आप ध्यान देंगे तो ये सिर्फ के से शुरू होने वाले सिर्फ ये 3 ही जिले हैं अपने हरियाणा में जो के से शुरू होते हैं, और वे सभी संयुक्त रूप से जींद के साथ मिलकर आपके संयुक्त रूप से धान के कटोरे का निर्माण करते हैं। अब आती है बारी हरियाणा में मुख्य रूप से कौन सी फसलें बोई जाती हैं। हमारे हरियाणा में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है। नंबर 1 रबी की फसल, नंबर 2 खरीफ की फसल, नंबर 3 जायद या चारा फसल। ये आपके कौन कौन से होते हैं, इसमें आ जाती हैं। आपकी रबी की फसल में आपकी गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों आदि। कौन कौन से बताए? गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों आदि आपकी रबी की फसल में आते हैं। खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं? गन्ना, कपास, बाजरा, तिल, मूंगफली, चावल, मक्का। कौन कौन सी बताई दोस्तों? गन्ना, कपास, बाजरा, तिल, मूंगफली, चावल, मक्का आदि फसलें आपकी खरीफ की फसल में आती हैं। फिर तीसरे नंबर पर आता है जायद, या जिसे हम चारा फसलें भी कहते हैं। टमाटर, खरबूज, ककड़ी। टमाटर, खरबूज, ककड़ी। क्या बताया दोस्तों? टमाटर, खरबूज और ककड़ी। या आप डायग्राम देख पा रहे हैं नीचे, कौन सी फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और इसकी कटाई हम मार्च और अप्रैल में करते हैं। रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर या नवंबर में बोई जाती है। मार्च या अप्रैल में हम इसकी कटाई करते हैं। और रबी की फसल को आषाढ़ की फसल भी कहा जाता है। रबी की फसल को आषाढ़ की फसल भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आएगी खरीफ की फसल। इसे हम लोग जून या जुलाई में बोते हैं। इसकी बुआई जून या जुलाई के महीने में होती है और इसकी कटाई होती है सितंबर या अक्टूबर के महीने में। कटाई होती है सितंबर या अक्टूबर के महीने में। और खरीफ की फसल को हम सावनी फसल के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? खरीफ की फसल को हम सावनी फसल के नाम से भी जानते हैं। तीसरे नंबर पर आएगी हमारी जायद की फसल या चारा फसल। इसकी बुआई रबी की कटाई के बाद
होती है। कभी होती है रबी की कटाई के बाद जायद की फसल की बुआई होती है, और कटाई खरीफ की बुआई से पहले। तो लगभग जो इनके रबी और खरीफ की फसल के बीच का समय होता है वो जायद या चारा फसलों के लिए होता है। ये हमने बता दिया। इसे रबी की फसल को आषाढ़ की फसल कहा जाता है, खरीफ की फसल को सावनी फसल कहते हैं, और जायद की फसल को चारा फसल भी कहा जाता है। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक हमने और बनाई है कि आप इनमें से एक या दो एक को याद कर लीजिए, दूसरा आपको अपने आप आइडिया लग जाए कब से कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। जैसे रबी की फसल के लिए एक ट्रिक बनाई है, आप देख पा रहे हैं, रवि नाम का लड़का अक्टूबर नवंबर में पैदा हुआ। मतलब कि पैदा मतलब बोना, शुरुआत होना। जैसे कि रवि नाम का लड़का अक्टूबर नवंबर में पैदा हुआ, आप शायद कभी नहीं भूलेंगे। जैसे रवि की फसल अक्टूबर या नवंबर में बोई जाती है। दोस्तों, अब हम आगे डिस्कशन करेंगे कौन सा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं करनाल में। करनाल में आपके ये केंद्रीय मिट्टी अनुसंधान केंद्र, गेहूं और जौ शोध संस्थान केंद्र, फल एवं सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरौंडा करनाल, और बागवानी विश्वविद्यालय भी आपका 2016 में स्थापना हुई थी, करनाल में ही पड़ता है। आप देख पा रहे हैं करनाल में मैंने आपको बताया मिट्टी, गेहूं और जौ शोध संस्थान, फल एवं सब्जी उत्कृष्ट केंद्र आपके बागवानी विश्वविद्यालय, चारों आपके एक करनाल में। आप एक ही जगह पर याद कर सकते हैं कौन कौन से आपके अनुसंधान केंद्र हैं, फल उत्कृष्टता केंद्र और बागवानी विश्वविद्यालय। आपके स्थापना आप कैसे याद करेंगे, केंद्रीय मिट्टी की अनुसंधान केंद्र की स्थापना आपकी 1969 में आपकी स्थापना हुई थी। गेहूं और जौ शोध संस्थान की स्थापना आपकी 1978 में हुई थी। आपकी केंद्रीय गेहूं और जौ शोध संस्थान की स्थापना। फिर आगे आपका ये 2011 में फल एवं सब्जी उत्कृष्ट केंद्र घरौंडा करनाल में आपकी 2011 में। आप इसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे 2011 में हमारी जनगणना भी हुई थी, उससे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। और बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में है, ये भी आपका 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है आप लोगों के लिए, जैसे याद करने के लिए, करण लेके आया मिट्टी में बोने के लिए गेहूं और जौ। क्या बताया, करण लेके आया मिट्टी में बोने के लिए गेहूं और जौ। करण से आपका करनाल, करनाल में आपके मिट्टी, केंद्रीय मिट्टी अनुसंधान केंद्र और गेहूं और जौ अनुसंधान केंद्र है। आप ऐसे याद कर सकते हैं। इनकी स्थापना कब हुई मैंने आपको बता दिया, 1969 में। तो मिट्टी, क्योंकि पहले मिट्टी आएगी उसके बाद ही तो गेहूं और जौ होंगे ना, मिट्टी में ही तो। और फिर 1978 में 1978 में आपका गेहूं और जौ संस्थान की स्थापना दोनों की करनाल में हुई। उसके बाद आपकी ये इन दोनों के रिलेट कर ही आप याद कर सकते हो कि इन दोनों के बीच में ही, दैट इज बीच में बीज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना आपकी 1974 में। जैसे आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, पहले मिट्टी, फिर बीज, फिर उनसे पौधा, तीनों को आप रिलेट कर सकते हो। 1969 में आपकी मिट्टी का संबंध है, और 1974 में आपका बीज आ गया। फिर 1978 में आपका बीज के बाद गेहूं और जौ आ जाएगा। फिर आपकी एक योजना है, ये बीज योजना 2011 में शुरू हुई थी। बीज योजना आपकी 2011 में शुरू हुई थी। हरियाणा विपणन बोर्ड, इसे आप याद कर सकते हो, उसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है। इसकी स्थापना भी 1969 में आपकी हुई थी। आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हो, ऐसे जोड़ सकते हो चीज़ों को, जैसे विपणन बोर्ड, हरियाणा विपणन बोर्ड और मिट्टी अनुसंधान केंद्र,
इन दोनों की स्थापना 1969 में ही हुई थी। यदि आप सबको हमारा पढ़ा हुआ समझ में आए और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये हमें आगे काम करने के लिए प्रेरित करेगा और हमारा हौसला अफजाई करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।